तो लास्ट लेक्चर में देखो हम लोगों ने वैलेंसी फैक्टर के बारे में समझा और लास्ट में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस भी समझा कि किसी भी रिएक्शन में क्या होता है कि सारे एसिड और सारे बेस का जो इक्विवेलेंस होता है वो आपस में सेम होता है। हमने इतनी बातों को समझ लिया है, ठीक है। अब हम लोग देखो अब आगे बढ़ते हैं। अब आज न्यूमेरिकल करेंगे, ढेर सारे न्यूमेरिकल। तो स्टार्ट करते हैं, चलो कुछ न्यूमेरिकल से ही। तो आज हमारा कौन सा डे? न्यूमेरिकल डे। आज न्यूमेरिकल के हम लोग लाइन लगा देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं 2 मोल KMnO4 ऑक्सीडाइजेस X मोल फेरस ऑक्सिलेट। 2 मोल KMnO4 ऑक्सीडाइजेस X मोल फेरस ऑक्सिलेट इन एसिडिक मीडियम। फाइंड द वैल्यू ऑफ X। ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है नीट और जेई में, मतलब उनको बहुत फेवरेट क्वेश्चन इसी तरीके का, बस एक लाइन में दे देंगे। और नीट और जेई में वाले इसी तरीके के क्वेश्चन पूछने में उनको मजा आता है। तो देखो है क्या, सबसे पहले इसमें जो देखो रिएक्शन का तो कहीं कोई नॉलेज चाहिए ही नहीं इसमें, तो बस मेनली क्या चाहिए होता है? वैलेंसी वेक्टर। तो देखो है क्या, समझते हैं। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका क्या होगा? रिडक्शन। इसका अगर रिडक्शन होगा तो इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है? देखो इसका वैलेंसी फैक्टर होता है 5। अरे मैंगनीज +7 से जा रहा है +2 में, मैंगनीज +7 से, अरे एसिडिक मीडियम। आप बोलोगे सर कैसे पता? अरे लास्ट इन पे लिखवाया अभी। मैंगनीज +7 से जाता है +2 में, एसिडिक मीडियम, इसका वैलेंसी फैक्टर 5 होता है। वो आप लोगों को याद रखना है। इसका वैलेंसी फैक्टर देखो, जब ऑक्सीडेशन होता है तो मैंने जैसा बताया था कि ऑक्सीडेशन होगा तो आयरन +3 में जाएगा और कार्बन +4 में, ठीक है। इवन लास्ट लेक्चर में मैंने फेरस ऑक्सीलेट का ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब वो वैलेंसी फैक्टर निकलवाया भी था। +2 से +3 में 1 का चेंज, कार्बन +3 से +4 में आपके पास वही 1 का चेंज, टोटल वैलेंसी फैक्टर 3, ठीक है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4, ये किसके इक्वल होगा? जी इक्वल होगा आपके पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ, किसके इक्वल होगा? FeC2O4 के इक्वल होगा। और किसी भी रिएक्शन में सारे रिएक्टेंट, सारे प्रोडक्ट का इक्विवेलेंस सेम होता है। इक्विवेलेंस का फॉर्मूला क्या था? मोल के टर्म में क्वेश्चन है तो मोल वाला फॉर्मूला। तो इसका मोल है 2, इसका वैलेंसी फैक्टर 5। अरे फॉर्मूला है मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। इसके मोल कितने हैं? X, और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? 3, ठीक है। इसका वैलेंसी फैक्टर 3, तो X का वैल्यू आया 10/3। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। तो किसी भी रिएक्शन में क्या होता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस सारे रिएक्टेंट का सेम होता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन दिया होगा, मोल के टर्म में दिया होगा तो मोल के टर्म में करना है, अगर किसी और टर्म में दिया होगा तो किसी और टर्म में करना है। तो पहले हम लोग मोल के टर्म में करेंगे, पहले सिंपल एग्जांपल करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, पहले सिंपल एग्जांपल करेंगे, ठीक है। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखो 5 मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट, 5 मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट is used to oxidize ferric oxalate in acidic medium. Find the mole of ferric oxalate undergo oxidation. फाइंड द मोल ऑफ फेरिक ऑक्सीलेट अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो इसमें बस वही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है? 6। एसिडिक मीडियम में लिखवाया हुआ है। फेरिक ऑक्सीलेट का देखो फॉर्मूला क्या होता है? ये इसका फॉर्मूला है। इसका ऑक्सीडेशन होगा तो आयरन जाएगा +3 में, कार्बन आएगा +4 में,
तो इसका वैलेंसी फैक्टर भी अगेन 6 होगा। तो किसी भी रिएक्शन में दोनों का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, सेम होता है। तो बस करो, तो वही आपके पास होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 इक्वल होगा किसके, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ किसके FeC2C2O4 थ्राइस। इसका मोल 5, वैलेंसी वेक्टर 6, इसका मोल निकालना है, इसका भी वैलेंसी वेक्टर 6 है, तो इसका मोल कितना है 6, ठीक, सॉरी 5, 6 तो कट गया, तो इसका मोल आया 5, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। तो नीचे अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, बस करना क्या, सबके इक्विवेलेंट आपस में सेम करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, तो लिखो 2 मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट is used to oxidize cuprous sulfite in acidic medium, is used to oxidize cuprous sulfite in acidic medium. Find the mole of cuprous sulfite undergo oxidation, ठीक है। फाइंड द मोल ऑफ क्यूप्रस सल्फाइड अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो देखो इसका वैलेंसी वेक्टर तो हमको पता है, हम लोगों को मेनली मतलब होता है वैलेंसी वेक्टर से। देखो क्यूप्रस का मतलब होता है कॉपर पे चार्ज +1, ठीक है। थोड़ा नेमिंग पता होना चाहिए। अगर आपको नेमिंग में कोई डाउट है तो मैंने एक लेक्चर बना रखा है फाउंडेशन, मतलब फाउंडेशन का एक सीरीज मैंने बनाया हुआ है लेक्चर को, उसके अंदर मैंने नोमेनक्लेचर पे भी एक लेक्चर बनाया हुआ है। तो क्यूप्रस मतलब कॉपर पे चार्ज +1, सल्फाइड मतलब सल्फर पे चार्ज -2, तो दिस इज क्यूप्रस सल्फाइड। इसका अगर ऑक्सीडेशन होता है, देखो अभी आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर आपको पता है अगर ऑक्सीडेशन होगा तो कॉपर +1 से चला जाएगा +2 में। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस का यूज़ करो कि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो भी क्रोमेट बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कॉपर +1 से +2 में चला जाएगा। सल्फर जो होता है नॉर्मली सल्फेट में ही जाता है। अगर आप सल्फर का ऑक्सीडेशन करते हो, मतलब अगर आप सल्फर का ऑक्सीडेशन करते हो किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो नॉर्मली सल्फर जो होता है वो सल्फेट में ही जाता है। किसी और में जाएगा तो फिर वो इन्फॉर्मेशन आपको दिया रहेगा, तो नहीं दिया है तो आप मान के चलोगे सल्फेट में जा रहा है। तो देखो यहाँ पे स्टेट है +1, यहाँ पे -2, तो वैलेंसी फैक्टर +1 से +2, एक का चेंज, दो कॉपर है तो 2, और ये -2 से आपके पास यहाँ पे जो सल्फर है ये +6 में आ रहा है, तो -2 से आपके पास आ रहा है +6 में 8 का चेंज, तो इसका जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो आपके पास होगा 10 का। तो बस दोनों का मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर सेम करते, तो इसका मोल है 2, इसका वैलेंसी फैक्टर है 6, उसका मोल निकालना है और उसका वैलेंसी फैक्टर है 10, तो उसका मोल कितना है, उसका मोल आया आपके पास 12/10, 6/5 भी बोल सकते हो या फिर 1.2, ठीक है, इसका मोल आया। तो बस दोनों का हम लोगों ने क्या किया, इक्विवेलेंट सेम कर दी। इक्विवेलेंट का मतलब होता है मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे और फिर आगे थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। 10 में नीचे लिखो x मोल KMnO4, x मोल KMnO4 is used to oxidize 2 mole ferrous oxalate and 3 mole ferric oxalate in basic medium. Find the value of x, ठीक है। x की वैल्यू बताना है क्या होगा। तो देखो सबसे पहले समझो कि ये जो KMnO4 है ये दोनों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब ये समझो कि एक KMnO4 जो है वो दोनों को ऑक्सीडाइज किया है, ठीक है। मतलब कि इसने इसको भी ऑक्सीडाइज किया और इसने इसको भी ऑक्सीडाइज किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो दोनों के इक्विवेलेंट का सम होगा। अरे जैसे मोल में होता था कि अगर दोनों के साथ रिएक्शन कर रहा है तो टोटल मोल लेना पड़ेगा ना, तो देखो इसने इसको भी ऑक्सीडाइज किया है
और इसने इसको भी ऑक्सीडाइज किया है, तो इसका भी आपको इक्विवेलेंट निकालना है, इसका भी इक्विवेलेंट निकालना है। दोनों के इक्विवेलेंट जो मिला के जो टोटल इक्विवेलेंट होगा वो इसका इक्विवेलेंट होगा। तो इस रिएक्शन में देखो क्या होगा, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, क्योंकि ये अकेला दोनों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो क्या होगा आपके पास, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 ये इक्वल होगा किसके, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ फेरिक ऑक्सीलेट प्लस number of equivalent of ferrous oxalate and ferric oxalate, number of equivalent of ferrous oxalate and number of equivalent of ferric oxalate। number of equivalent का फॉर्मूला मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। देखो इसका मोल है x और बेसिक मीडियम बोला है इस बार, तो उसका वैलेंसी फैक्टर 3 लेना है। बेसिक मीडियम में KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर 3 होता है, ये बात आप लोगों को याद होगा। अब इसका जो वही इक्विवेलेंट लेना है, तो इसका वैलेंसी वेक्टर निकाल रखा है पहले से, 3 होता है जो हमको पहले से पता है, और इसका वैलेंसी वेक्टर क्या होता है आपके पास 6। अरे ऑक्सीडेशन होगा तो वैलेंसी वेक्टर 3 और उसका 6, तो इसका मोल 2, इसका वैलेंसी वेक्टर 3। अरे मोल इंटू वैलेंसी वेक्टर, इसका मोल है 3 और इसका वैलेंसी वेक्टर क्या है 6, तो इसको मिला के कितना आया 24, तो फिर x का वैल्यू कितना है 8, मेरे हिसाब से 8 मोल आएगा, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो आप लोगों को देखो यहाँ तक समझ में आया होगा कि हम लोगों ने अभी तक सिंपल मोल वाले टर्म में क्वेश्चन को सॉल्व किया, जहाँ पे आपको मोल दिया रहता था, एक का दूसरे का मोल निकालना होता था। ये तक सिंपल पहला फॉर्मूला हमने यूज किया। एक्शन में देखो 4 फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला है मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, एक है मास अपन इक्विवेलेंट मास, और बाकी 2 है, एक नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, एक मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वैलेंसी फैक्टर। नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी का यूज हम लोग आगे करेंगे, उस पर क्वेश्चन थोड़े से लंबे बनेंगे, पर अभी हम लोग सेकेंड वाले का यूज करते हैं, जो क्या होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है मास अपन इक्विवेलेंट मास। तो अब इक्विवेलेंट मास को एक बार समझ लेते हैं। देखो इक्विवेलेंट मास जो होता है, तो पहले अगर कोई इक्विवेलेंट मास पूछे तो सिंपली इक्विवेलेंट मास क्या होता है मॉलिक्यूलर, मतलब इक्विवेलेंट मास क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर वही आपको लिखवा रखा है, इतना 2 लेक्चर बनाए उसमें वैलेंसी फैक्टर समझाने के लिए। तो देखो किसी भी रिएक्शन में क्या होता है वैलेंसी, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो चेंज हो सकता है, जैसे कि KMnO4 का कभी वैलेंसी फैक्टर 5 होता है, कभी 3 होता है। और देखो वैलेंसी फैक्टर अगर चेंज हुआ तो जो मॉलिक्यूलर वेट है वो तो भले फिक्स होता है, तो अगर वैलेंसी फैक्टर चेंज होगा तो जो इक्विवेलेंट मास होगा वो भी चेंज हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्विवेलेंट मास होता है वो किसी भी मॉलिक्यूल का फिक्स नहीं होता, वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है वो। तो अगर आपको इक्विवेलेंट मास पे न्यूमेरिकल करना है, कुछ करना है, तो उसके लिए वही सिंपल जो फॉर्मूले बता रखे उनका यूज करना होता है। पर एक बात समझो, मैंने आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया था रेजोनेंस, तो मैंने एक रेजोनेंस का डेफिनेशन लिखवाया था कि सम टाइम प्रॉपर्टी इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय वन स्ट्रक्चर, इट रिक्वायर 2 और मोर स्ट्रक्चर टू एक्सप्लेन ऑल इट्स प्रॉपर्टी, एंड वही रेजोनेंस कहलाता है। ठीक है, इसका कभी यूज नहीं पढ़ा, पर डेफिनेशन यही है। अगर आपसे कोई पूछे एग्जाम में व्हाट इज रेजोनेंस, तो यही कहानी लिखनी पड़ेगी। या मोल का समझ लो, मोल में बताया है एक फॉर्मूला कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द 12 ग्राम कार्बन, तो वो मोल होता है। ठीक है, ऐसा लिखवा रखा है, पर इसका कभी यूज नहीं पढ़ा है। यूज तो पढ़ता है मोल होता है नंबर ऑफ, नहीं यूज नहीं पढ़ा, पर लिखवाया गया डेफिनेशन। अगर कोई एग्जाम में पूछे मोल क्या है तो बताना वही है, कोई पूछे रेजोनेंस क्या है बताना वही है। तो वैसे ही इक्विवेलेंट मास का भी तो कोई ना कोई डेफिनेशन होगा, तो एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, यूज नहीं पड़ेगा। पर अगर एग्जाम में पूछ लिया व्हाट इज इक्विवेलेंट मास और आपने लिखा इक्विवेलेंट मास होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर, तो हो सकता है आपको 0 नंबर मिल जाए। अरे मान लो 11th या 12th का बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ लेता हूँ, तो इसलिए इसका कोई ना कोई डेफिनेशन तो होगा जो लिखना पड़ेगा। तो लिखते क्या होता है, तो लिखो मास ऑफ सब्सटेंस, इसका डेफिनेशन मास ऑफ सब्सटेंस which react with और which displaces, या तो रिएक्ट बोल सकते हैं डिस्प्लेसेस, और
mass of substance which react with or which displaces 8 gram oxygen gas or 1 gram hydrogen gas or 35.5 gram chlorine gas is known as equivalent weight of substance। तो मैं रिपीट करता हूं, क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस विच रिएक्ट विथ, या तो रिएक्ट करेगा और डिस्प्लेस, या तो डिस्प्लेस करे, अरे रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट वाला भी होता था ना वही, विच रिएक्ट विथ और विच डिस्प्लेसेस 8 ग्राम ऑक्सीजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन इज नोन एज इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। पूछा तो यही बताना है, नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, फॉर्मूले का यूज करते रहना, पर ये इसका एक्चुअल डेफिनेशन होता है। तो अब देखो है क्या एक्चुअल में, पहले कुछ बातों को लिख लेते हैं। तो इधर हम लोग कुछ गैस लिख रहे हैं या फिर कुछ मान लो एलिमेंट लिख रहे हैं, कुछ एलिमेंट और उनके आपका वैलेंसी फैक्टर और उनका लिखते हैं इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अगर इनके बारे में आपको क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो आप इसका यूज करोगे, अगर दिया है तो अलग केस है, नहीं दिया है तो आप इसका यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नहीं दिया तो आप यही यूज करोगे। तो सबसे पहले ऑक्सीजन गैस, देखो ऑक्सीजन जो है वो पीरियोडिक टेबल का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन आपको पता होगा नॉर्मली -2 में जाना प्रेफर करता है। नॉर्मली क्या होता है, ऑक्सीजन 0 से जाता है -2, अरे ऑक्सीजन -2 में जाना प्रेफर करता है, सिंपल सी बात है। तो 0 से जब -2 में जाएगा 2 का चेंज, 2 ऑक्सीजन के लिए चेंज कितने का होगा, 4 का। तो O2 गैस का नॉर्मली वैलेंसी फैक्टर 4 होता है, ये बात को ध्यान रखना है। या इसका इक्विवेलेंट मास 20, मतलब इसका इक्विवेलेंट मास क्या होता है 32/4, वो 8। तो हम लोगों ने अभी जो 8 लिखा है ना, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास है। ठीक है, तो बस ऑक्सीजन का मास, मतलब ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास कितना होता है 8। अगर क्वेश्चन में ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास नहीं दिया है तो आप 8 लेकर सॉल्व करोगे, ये बात को ध्यान रखना है। कुछ इंफॉर्मेशन दिया है तब अलग केस है। हम लोग नॉर्मली तो यही मान के चलते हैं ना कि वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ है। अगर ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ है तो स्टेट कहा जाएगा -2 में। हाँ, अगर बाई चांस कुछ और हुआ, पेरोक्साइड हुआ या कुछ और हुआ तो अलग केस है। नहीं दिया है क्वेश्चन में तो आपको ये इंफॉर्मेशन लेके करना है। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास 8 होता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा हाइड्रोजन, देखो मैंने आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाया था, मैंने कहा था हाइड्रोजन या तो -1 में जाता है या फिर +1 में जाएगा। तो अगर मान लो हाइड्रोजन +1 में गया तो 0 से +1 1 का चेंज, 2 हाइड्रोजन के लिए 2 का चेंज। चलो अच्छा दूसरा केस सोचते हैं, हाइड्रोजन मान लो -1 में गया तो 0 से -1 फिर से 1 का चेंज और 2 हाइड्रोजन के लिए 2 का चेंज। तो हाइड्रोजन चाहे +1 में जाए या मतलब हाइड्रोजन चाहे +1 में जाए या फिर -1 में जाए, दोनों केस में इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2, या फिर इसका इक्विवेलेंट मास और इसका मॉलिक्यूलर मास 2 होता है तो वो आपके पास 2/2 1। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। इक्विवेलेंट मास होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, ये हो गया। इसमें हम लोग थर्ड आते हैं, किसी भी हैलोजन के लिए करते हैं, किसी भी हैलोजन के लिए तो नॉर्मली वैलेंसी फैक्टर 2, मतलब नॉर्मली मैं केस बात करो, कुछ एक्सेप्शन हो गए तो अलग केस है। नॉर्मली हैलोजन -1 में आना प्रेफर करते हैं तो इनका जो इक्विवेलेंट मास होता है वो m/2 होता है। जैसे मान लो कि 2 लिख लेते हैं फ्लोरीन एंड क्लोरीन, तो वैलेंसी फैक्टर 2 और 2 होता है। फ्लोरीन का एक्चुअल में एटॉमिक मास 19 होता है तो F2 का मॉलिक्यूलर मास 38 होगा, तो 38/2 तो 19, और क्लोरीन 71/2 35.5। ठीक है, ये हो गया। एक एलिमेंट का और लिख लो जिसका यूज और पढ़ सकते हैं, एक और लिख लो 4, तो एक लिख लो नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल में एक तरीके से तीसरा, मतलब थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। वैसे नाइट्रोजन और क्लोरीन अगल बगल ही है, वैसे नाइट्रोजन 4 पे आता है, पर नाइट्रोजन क्लोरीन की वैल्यू सेम है तो आप उसको थर्ड भी बोल सकते। अरे एक्चुअल में ऑर्डर में फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और फिर नाइट्रोजन है। तो क्लोरीन नाइट्रोजन की वैल्यू लेकिन बहुत ज़्यादा क्लोज है,
तो नॉर्मली नाइट्रोजन प्रेफर करता है -3 में जाना, नाइट्राइड बनाना। तो 0 से -3 3 का चेंज, तो 2 के लिए चेंज होगा 6 का, तो इसका इक्विवेलेंट मास 28/6 या फिर 14/3। अगर आपको नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास नहीं दिया हुआ है तो आप इसका लेके सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल को। अब नीचे 1-2 पॉइंट लिखो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल इज फिक्स्ड whereas equivalent weight of a molecule is not fixed. Equivalent weight of a molecule depends upon valency factor. तो इक्विवेलेंट मास फिक्स नहीं होता, इक्विवेलेंट मास ध्यान रखना कि वैलेंसी फैक्टर पे डिपेंड करता है, और जबकि मॉलिक्यूलर मास फिक्स होता है। ठीक है, अब चलो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने सीखा, इस पे हम लोगों ने सीखा, इस पे न्यूमेरिकल करते क्या है इन सब का मतलब। तो देखो कुछ करते हैं इसमें। ठीक है, तो नीचे लिखते हैं इसमें, लिखो 5 ग्राम मेटल, 5 ग्राम मेटल react with 5 ग्राम मेटल react with 2 ग्राम ऑक्सीजन गैस। 5 ग्राम मेटल react with 2 ग्राम ऑक्सीजन गैस and form metal oxide. Find the equivalent weight of metal. इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन पहली बात तो पढ़ के लगेगा अरे सर इसमें तो कुछ दिया ही नहीं, क्या करे समझ ही नहीं आ रहा। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस के लिए वो इन्फॉर्मेशन लिखवाया गया है कि ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास 8 याद कर लेना, नाइट्रोजन का 14/3 याद कर लेना, हेलोजन का वही m/2 और हाइड्रोजन का 1। तो अब देखो समझते क्या है, देखो एक मेटल है, इसका रिएक्शन अगर आप ऑक्सीजन गैस के साथ करोगे तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो है क्या, देखो ये आपके पास है 5 ग्राम, ये 2 ग्राम। ठीक है, ये तो इसका जो इक्विवेलेंट मास है, उसको E मान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आपको कुछ चीजें समझा रहा हूं। इसका इक्विवेलेंट मास E मान लेते हैं, इसका जो इक्विवेलेंट मास है वो 8 होता है, ये हमको पता है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड का अगर आप इक्विवेलेंट मास निकालोगे, अरे जैसे मान लो अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना होता था तो आप क्या करते थे, सारे एटम के मास को ऐड करते थे। तो वैसे अगर आपको किसी मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो आप उनके इक्विवेलेंट मास को आपस में ऐड करोगे। तो मेटल का इक्विवेलेंट मास 8, मेटल का इक्विवेलेंट मास E और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास 8। अब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है, सबके इक्विवेलेंट आपस में सेम होने चाहिए। तो क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ जो मेटल होगा ये इक्वल होना चाहिए किसके, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन गैस के, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड के। तीनों आपस में सेम होने चाहिए। तो देखो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला बताया था, मास। अरे एक फॉर्मूला था ना ये, तो एक फॉर्मूला ये भी तो याद करो। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का जो पहला फॉर्मूला था, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, तो इसका यूज करेंगे। तो इसका मास कितना गिवन है, 5 ग्राम। इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा, E। ठीक है, इसका मास कितना गिवन है, 2 ग्राम। इसका इक्विवेलेंट मास कितना होता है, 8। अब आप बोलोगे सर मेटल ऑक्साइड, अरे मास कंजर्व होता है भाई, बचपन की पढ़ाई मत बोलो। अगर ये 5 ग्राम है, अगर ये 2 ग्राम है तो ये 7 ग्राम ही बनेगा। तो ये कितना है, 7 ग्राम, और इसका इक्विवेलेंट मास E + 8। तो बस मैंने ये इन्फॉर्मेशन ऐसे लिख दिया, तो वैसे इससे आंसर आ जाता। पर ध्यान रखना कि इन दोनों का मास मिला के इसका मास आएगा, और इन दोनों का इक्विवेलेंट मास मिला के इसका इक्विवेलेंट मास आएगा। बस इसको इक्वेट कर दो, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा,
तो ये आपके पास जाएगा 40/2 तो 20, बस आ गया आंसर, सिंपल। तो किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, सबके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आपस में सेम होते हैं और आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चंस के टाइप को चलो चेंज करते, एक पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं उसको समझने के लिए, इसी कॉन्सेप्ट को, ठीक है। लिखो 10 ग्राम मेटल, 10 ग्राम मेटल react with 15 gram chlorine gas, 10 gram metal react with 15 gram chlorine gas and form metal chloride, find the equivalent weight of metal, ठीक है। मेटल का बताने इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो सिंपल है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन गैस। अरे दोनों के इक्विवेलेंट आपस में सेम होना चाहिए, तो मेटल का मास है 10 ग्राम, इक्विवेलेंट मास इसका ई ले लो, इसका मास कितना है 15 ग्राम और इसका इक्विवेलेंट मास 71/2, तो वैसे ये कट जाएगा, ये आएगा 3, ये आएगा 2, तो देखो ई जो होगा उसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 71/2 इंटू 2, और ये मल्टीप्लाई होगा 3 इधर, तो ये आएगा 71/3 ग्राम, तो ये इसका इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, सबके जो इक्विवेलेंट होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया कि मेटल के इक्विवेलेंट को क्लोरीन के इक्विवेलेंट को इक्वल कर दिया, ठीक है, ये आ गया आंसर। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो लिखते हैं इसमें, अच्छा ये पता है ना कि आयरन का क्या होता है, आयरन का रस्टिंग होता है, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म metal oxide, metal react with oxygen and form metal oxide. If mass of metal increases by 25%, if mass of metal increases by 25% when it form metal oxide, find the equivalent mass of metal, तो मेटल के इक्विवेलेंट मास बताना क्या होगा, देखो है क्या, एक मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और फॉर्म करेगा मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अगर ये x ग्राम है तो 25% इंक्रीज होने का मतलब बस ये कहना चाह रहे ये 1.25 टाइम तब x ग्राम होगा, ठीक है, ये इसका कहने का मतलब वो जितना है उसका 25% ज़्यादा, तो वो अगर x ग्राम है तो ये आपके पास ऑटोमेटिक कितना होगा, ये आपके पास होगा 1.25x, ठीक है, ये जितना होगा उसका आपका 1.25 टाइम हो गया, 25% बढ़ गया, यही बोलना चाह रहा है। तो देखो क्या होगा, वैसे आप एक चीज और सोच सकते हो, अगर आप देखना चाहो तो ये x ग्राम है और मेटल का जो ऑक्साइड है वो 1.25x है, तो अच्छा जो मास जो बढ़ेगा वो ऑक्सीजन से बढ़ना चाहिए, तो उसको 0.25x कर सकते हैं। अरे मान लो ये 100 ग्राम है तो ये 125 ग्राम होगा, तो 25 ग्राम आया कहाँ से, 25 ग्राम ऑक्सीजन से तो आएगा ना ये, तो ये जो भी एक्स्ट्रा मास होगा वो यहीं से आएगा। तो देखो सिंपल, सबका इक्विवेलेंट आपस में सेम होता है, तो देखो क्या होगा, x ग्राम, देखो सबका इक्विवेलेंट आपस में सेम होता है, तो उसका मास x अपॉन इक्विवेलेंट मास e, ऑक्सीजन का करना चाहो तो 0.25 मतलब x अपॉन इक्विवेलेंट मास 8, या अगर आप मेटल ऑक्साइड करना चाहो तो 1.25x अपॉन e प्लस 8,
किसी को भी इक्वल कर दो आंसर आ जाएगा। इसको कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा है। x कट जाएगा तो e का वैल्यू आएगा 32, ठीक है। तो इसका जो इक्विवेलेंट मास आएगा वो देखो 32 आ गया। समझ में आ रहा है? तो अब आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, इसको थोड़ा रुक के सोचना, मतलब थोड़ा सोचोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखते, लिखो 5 ग्राम, इसको थोड़ा रुक के सोचना आप लोग। तो लिखो 5 ग्राम मेटल ऑक्साइड। सब लोग इस क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज कर लेना जरूर। 5 ग्राम मेटल ऑक्साइड react with chlorine gas. 5 gram metal oxide react with chlorine gas and form 8 gram and from 8 and form 8 gram metal chloride and form 8 gram metal chloride. Find the equivalent mass of metal. Find the equivalent mass of metal. तो आप लोगों को बताना है कि मेटल का इक्विवेलेंट मास कितना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करते हैं। तो एक मेटल ऑक्साइड है, क्लोरीन गैस से रिएक्शन होगा, यही बोल रहा है। तो इससे देखो क्या बनेगा, मेटल क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि लिखते इसमें लेट, पहली बात ये कितना गिवन है, 5 ग्राम 8 ग्राम, ठीक है। लिखते लेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज E. लेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज E. तो मेटल की इक्विवेलेंट वेट को हम लोग E ले लेते हैं, ठीक है। तो फिर इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो कितना होगा, वो होगा E + 8। अरे ऑक्सीजन का 8 होता है, ये मैंने बताया हुआ, याद रखना था। और इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो क्या होगा, वो होगा E + 35.5, ठीक है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है कि दोनों का नंबर ऑफ इक्विवेलेंस सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ जो मेटल ऑक्साइड का होगा वो सेम होगा किसके, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ मेटल क्लोराइड के, दोनों सेम होने चाहिए। तो इसका देखो मास कितना गिवन है, 5 ग्राम, और इसका इक्विवेलेंट मास E + 8 मेटल ऑक्साइड का। ये कितना बनना है, ये बनना है 8 ग्राम, और इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, E + 35.5, ठीक है। ये आपका होगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर होगा वो आ जाएगा। तो क्या होगा, देखो सॉल्व करके देखते हैं। ये इधर आएगा तो 5E + 5 टाइम 35.5, और इधर आएगा तो 8E + 8 × 8 64, ठीक है। तो क्या होगा, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3E, और इधर आएगा तो 5 × 35.5 एंड -64। तो E का आंसर लिख लेते हैं, क्या होगा, मैं चेक मतलब कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये आपके पास आ रहा है 113.5/3, तो जो कि आएगा 37.83, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। तो हम लोगों का ये इक्विवेलेंट मास आ चुका है, तो समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, मेटल के इक्विवेलेंट मास को क्या किया, क्लोरीन के इक्विवेलेंट मास से इक्वल कर दिए, ठीक है। एक और लास्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग इसी टॉपिक पर रिलेटेड, और फिर हम लोगों का ये टॉपिक मतलब हो जाएगा ख़त्म।
तो एक क्वेश्चन और लिखते हैं इस पे, एक क्वेश्चन लिखते हैं 0.5 ग्राम मेटल, 0.1 बस लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे 0.5 ग्राम मेटल on reaction with dilute acid releases 112 ml hydrogen gas at STP. 0.5 gram metal on reaction with dilute acid releases 112 ml hydrogen gas at STP. Find the equivalent weight of metal. Find the equivalent weight of metal. तो बताना है कि मेटल के इक्विवेलेंट मास क्या होगा। तो ये एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो है क्या, सबसे पहले क्या क्वेश्चन क्या रहा है। देखो मेटल है, इसका रिएक्शन जो भी डाइल्यूट एसिड उसके साथ हुआ है, ठीक है। अल्टीमेटली हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है, ठीक है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है कि सबका इक्विवेलेंस आपस में सेम होना चाहिए। तो वो क्या कहता है, तो वो कहता है कि आपका कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ मेटल, कि जो मेटल के इक्विवेलेंस होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ मेटल, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है कि सबके इक्विवेलेंस आपस में सेम होने चाहिए। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ मेटल जो होगा वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन गैस को समझो, जो 112 ml बन रहा है, कितना बन रहा है 112 ml, तो इसका मोल निकालते हैं। तो ये कितना होगा 1/200 मोल। अरे ये ml में था ना, मोल आया, इसका मास निकालते हैं। किसका, हाइड्रोजन गैस का मास। तो मास कितना होगा, मास क्या होता है, मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो इसका मास कितना है 1/100 ग्राम, ठीक है। देखो ये इसका क्या आ रहा है मास, ठीक है। इसका मास कितना आ रहा है, इसका मास आ रहा है 1/100 ग्राम, ठीक है, मास आ गया। तो हाइड्रोजन गैस कितना रिलीज हो रहा है, इसका वॉल्यूम गिवन था, वॉल्यूम से मैंने उसका मास निकाल लिया। अब देखो होता क्या है, हाइड्रोजन गैस कितना बन रहा है, उसका मास गिवन 1/100 ग्राम ये बन रहा है। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है मास बाय इक्विवेलेंट मास। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास 1 होता है, ये आपको पहले से पता है। ये आपको पहले से पता है कि हाइड्रोजन जो होता है उसका इक्विवेलेंट मास 1 होता है, पहले से पता है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होगा, हाइड्रोजन का मास बाय वैलेंसी वेक्टर। मास कैसे निकाला, अरे वॉल्यूम दिया था, मोल निकाला, मोल से मास निकाला। और जो मेटल है देखो इसका मास कितना गिवन है 0.5 ग्राम, और इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 50। तो इसका इक्विवेलेंट मास आया 50, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो इस सेक्शन में क्या करना है आपको, बस सबके इक्विवेलेंट को आपस में सेम करना है। तो हम लोगों ने आज 2 फॉर्मूले का यूज किया, मोल इनटू वैलेंसी वेक्टर, दूसरा मास बाय इक्विवेलेंट मास। इसके आगे के जो फॉर्मूले होते हैं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू वैलेंसी वेक्टर, ये नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, इस पे हम लोग न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।